नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। पाकिस्तान की ज्योग्राफी, डेमोग्राफी और नक्शा तीनों बदलेंगे और यह बिल्कुल पक्का हो गया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, उसके बाद पाकिस्तान पर युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। जहां तक की जमीन की बात है तो बॉर्डर तो बदल सकते हैं। पिछले 24 घंटे में आसिम मुनीर को 2 बड़े झटके लगे हैं। पहले इंडियन आर्मी के बड़े कमांडर ने पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दी और अब बॉर्डर बदलने की बात खुद हमारे रक्षा मंत्री ने कर दी। पाकिस्तान की आर्मी पीओके और सर क्रीक पर अलर्ट है और अब क्या कराची वाला नया फ्रंट खोलने वाला है। इस बार जो टास्क इंडियन आर्मी को मिला है वो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक से बेहद अलग है। यह टास्क पूरा करने के लिए इंडियन आर्मी बॉर्डर पार करेगी और इस बार जो होने वाला है उसके बारे में मुनीर ने सोचा तक नहीं होगा। पाकिस्तान को खुद ऐलान करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान युद्ध जीत गया। जो टास्क हमें मिला है और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन आर्मी को टास्क दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले युद्ध का टास्क इंडियन आर्मी के सीनियर कमांडर्स को समझा दिया है। जो टास्क हमें मिला है और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी नए टास्क को पूरा करने के लिए तैयार है। जो टास्क हमें मिला है और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इंडियन आर्मी का नया टास्क बॉर्डर पार जमीन कब्जा करने का है? क्या पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर पाए। तो ये मान के चलिए कि जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने ऑपरेशनल रोल के हिसाब से कर रहे हैं। इसी के लिए साइबर से लेकर के केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल सभी तरह की लड़ाई की हमारी तैयारी है, पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। भारतीय सेना के 3 शब्दों पर गौर करिए: टास्क, जीत और जमीन। इंडियन एयरफोर्स आसमान से स्ट्राइक कर सकती है, बम मिसाइल से तबाही मचा सकती है, दुश्मन के हौसले पस्त कर सकती है। इंडियन नेवी के जंगी जहाज प्रलय ला सकते हैं। जब युद्धपोत से फायर शुरू होता है तो पूरे शहर को राख में तब्दील कर सकता है। लेकिन जमीन पर कब्जा करने का काम सिर्फ आर्मी ही कर सकती है, क्योंकि असली जीत जमीन से मिलती है और इसके लिए इंडियन आर्मी तैयार है। हमें टास्क मिला है कि हमें दुश्मन के इलाके में जाके उसको बर्बाद करना है। आप सब लोग उसके लिए तैयार हैं? इस बार टास्क खड़गा कोर को मिला है, जो सबसे खतरनाक स्ट्राइक कोर है। यह खड़गा कोर का लोगो है, जिसमें खड़ग बना हुआ है। यह मां काली का अस्त्र है, जिसने राक्षसों का संहार किया। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूम
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। किया था। खड़क की धार की तरह खड़गा कोर भी वार करती है, दुश्मनों को चीर देती है। जमीन पर कब्जा करना, जीत हासिल करना इस कोर की पहचान और इतिहास है। खड़गा कोर की स्थापना 1971 की जंग से 2 महीने पहले 2 अक्टूबर 1971 को की गई थी। इस कोर ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर घुसकर फरीदपुर, मगुरा, खुल्ला, जैशोर के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। खड़गा कोर इंडियन आर्मी की सबसे खतरनाक स्ट्राइक कोर है। भारतीय सेना की खड़गा कोर पाकिस्तान में जाकर कब्जा करने का युद्धाभ्यास कर रही है। जमीनी जीत के लिए युद्ध नीति बन रही है, जिसका ऐलान खुद वेस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ ने भी कर दिया है। अब बड़ा सवाल है, पाकिस्तान में कहां पर खड़गा कोर के जांबाज जमीन पर जीत दर्ज करेंगे? सबसे पहला टारगेट होगा पीओके, जहां पर जैशे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के कैंप हैं, लॉन्च पैड है। दूसरा टारगेट मुरीदके हो सकता है, जहां पर हाफिज सईद की आतंक की फैक्ट्री है। तीसरा टारगेट बहावलपुर हो सकता है, जहां पर मसूद अजहर का ठिकाना है। और चौथा टारगेट सर क्रीक हो सकता है, जहां पर पाकिस्तानी सेना नई साजिश रच रही है। या इस बार सिंध पाकिस्तान से अलग होगा? क्या सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा वापस बनेगा? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इशारा तो कुछ ऐसा ही दिया है। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची है। कराची में पाकिस्तानी सेना इंडियन नेवी के टारगेट पर है। अगर कराची पाकिस्तान से अलग हो गया तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा। इतना पक्का है, जहां पर भी वार होगा वहां इंडियन जेट सिर्फ मिसाइल नहीं दागेंगे, इंडियन नेवी सिर्फ बमबारी नहीं करेगी, बल्कि इंडियन आर्मी बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर वार होगा। परमानेंट इलाज किया जाएगा। जैसा इजरायल ने हमास के साथ किया है। इजरायल ने हमास के ठिकानों को बर्बाद कर दिया, उसके हेडक्वार्टर, उसके ट्रेनिंग सेंटर, सबको तबाह कर दिया। इजरायल ने सिर्फ बमबारी नहीं की, बल्कि इजरायली सेना ने पाताल तक में जाकर हमास को ढूंढ निकाला। जिन सुरंगों के रास्ते हमास इजरायल में आतंक भेज रहा था, पाताल लोक के उन रास्तों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके लिए इजरायल के टैंक गाजा के अंदर गए, गाजा के अंदर जाकर जंग लड़ी, गाजा की जमीन पर हमास का नामो निशान मिटाना शुरू किया, क्योंकि जब तक जमीन पर जीत नहीं मिलेगी तब तक जीत नहीं मिलेगी। जैसे मसूद अजहर, हाफिज सईद के संगठन आतंक फैलाते हैं, ठीक ऐसे ही हमास भी आतंकी हमले करता है। हमास आमने सामने की लड़ाई कभी नहीं चाहता था। जैसे पाकिस्तानी आर्मी हिंदुस्तान से आमने सामने की जंग में भागती है, क्योंकि उसको पता है एक बार बॉर्डर खुला तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। इनके इरादे तो भारत के हर कोने में इसी प्रकार से बम विस्फोट करने के थे, और मुंबई सहित कई हमारे देश के शहर इनके टारगेट पर थे। लेकिन जब भारत की हमारी एजेंसीज ने इसको भांप लिया और उन पर सीधे हमला बोला, तो दिल्ली में उन्होंने एक विस्फोट करके अपने प्रेजेंस को दिखाया। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि खतरा लगातार जारी है, क्योंकि अब पाकिस्तान जानता है हमसे लड़ नहीं सकता, तो इस प्रकार से कोई ना कोई घटना करके और पूरे विश्व में अपने प्रेजेंस को दिखाने का काम और भारत के खिलाफ इस प्रकार से साजिश करने का काम वो करते रहेंगे। आतंकवाद ऐसा जहर है
जो ना देश को देखता है, न जाति को देखता है, न धर्म को देखता है, मासूमों की जान ले लेता है। 26/11 पहलगाम आतंकी हमला और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और इन हमलों में शहादत पाने वाले हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन। आज देश के बहादुर सिपाहियों और जवानों के लिए मुझे कहा गया है ये 4 लाइनें कहना जो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, तो सीना ठोक कर कहना मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो, हल्के से मुस्कुरा कर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं। और अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता, तो आंख से आंख मिलाकर कहना जो हम पे हमला करते हैं उनको लगता है। आज ग्लोबल पीस ऑनर्स के इस मौके पर मैं पूरे देश की तरफ से शहीदों के परिवारों को भी सलाम करता हूं। उन माओं को सलाम करना चाहता हूं जिनकी कोख ने इन बहादुर बेटों को जन्म दिया। उनके पिताजी के जज्बे को सलाम करना चाहता हूं। उनके पार्टनर्स के हौसले को सलाम करना चाहता हूं, क्योंकि जंग में वो थे पर लड़ाई आप सब ने भी लड़ी, वो भी बेहद हिम्मत और जाबाजी के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप सबको मेरा दिल से सलाम। इस देश के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारत कभी झुकता नहीं। हमें कोई रोक नहीं पाया है, हरा नहीं पाया है, हमारे अमन को हमसे छीन नहीं पाया है। क्योंकि जब तक इस देश के सुपर हीरोज, द मेन इन यूनिफॉर्म आर गार्डिंग अस, तब तक हमारे मुल्क से अमन और शांति को दूर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब तक ऐसा हाल पीओके में आतंकी अड्डों का नहीं होगा, जब तक ऐसा हाल पाकिस्तानी आर्मी का नहीं होगा, जब तक ऐसा दृश्य मुनीर के सामने नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान आतंक का साथ नहीं छोड़ेगा। अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो आतंक की जमीन को मिटाना होगा। इसके लिए इंडियन आर्मी को बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर जाना होगा। पाकिस्तान के अंदर घुसकर उस जमीन पर कब्जा करना होगा जहां से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची जाती है। यह टास्क इंडियन आर्मी को मिल चुका है और इस विध्वंसक प्रहार के लिए अंतिम अभ्यास चल रहा है। इस समय ये जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 है, दरअसल इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन, एंटी टैंक गाइड मिसाइल जिसमें मिलान और कॉन्कोर शामिल है। उसके अलावा जो पीछे T-72 टैंक्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। वेस्टर्न कमांड जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को पंजाब और राजस्थान से हल्का सा सटा हुआ एरिया है, उसको पूरी तरह से मॉनिटर करती है, उसकी निगरानी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर डिप्लॉयमेंट के साथ साथ आप ट्रूप मूवमेंट जो है वो देख रहे हैं, जिसमें इस समय ट्रूप को मूव किया जा रहा है और इसी फ्लोटिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान हैं तो अपने साथ BMPs को लेकर और उसके अलावा रिकवरी व्हीकल को लेकर अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मकसद बिल्कुल क्लियर है। युद्ध में ना वक्त देखा जाता है, ना दिन रात देखी जाती है। युद्ध कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इसके लिए 24/7 इंडियन आर्मी की खड़का कोर तैयार रहती है। इंडियन स्ट्राइक कोर के पास ऐसे हथियार हैं जो हमला करने के लिए काम आते हैं। इस टैंक को देखिए, जैसे आपने अब तक टैंक देखे होंगे उससे अलग है। टैंक के आगे देखिए, कुछ अलग से हिस्सा जोड़ा गया है। इसको कहते हैं टैंक माइन ट्रैवलर। जब इंडियन आर्मी को बॉर्डर पार करने का ऑर्डर मिलेगा तो पाकिस्तान सेना इंडियन टैंक को रोकने के लिए माइंस लगा देगी, क्योंकि टैंक युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार होता है। एक टैंक अगर आगे बढ़ा तो सामने वाली सेना को पीछे हटना पड़ता है। इंडियन टैंक को कोई रोक नहीं पाए, इसके लिए टैंकों के आगे माइन ट्रैवलर लगाए गए हैं। भारी भरकम लोहे के पहिए।
जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है। ये इतना मजबूत होता है कि माइंस धमाके में इसका कुछ नहीं कर पाते। देखिए कैसे एक टैंक आगे बढ़ता है, तभी रेत में दबे माइंस में धमाका होता है। ब्लास्ट होते ही टैंक कमांडर अलर्ट जारी करता है। चीता टू टाइगर, टैंक ट्रैक कैसे? इसके बाद टैंक से गाढ़ा सफेद धुआं निकलता है जो सिग्नल होता है आगे माइन फील्ड है। रास्ते में बम लगे हैं, तभी इंडियन आर्मी का माइन ट्रैवलर टैंक आता है। टैंक रेजिमेंट में सबसे आगे माइन ट्रैवलर चलता है। जितने भी माइन्स होते हैं सब एक एक करके ब्लास्ट करते हैं, लेकिन माइन ट्रैवलर पर कोई फर्क नहीं पड़ता और पीछे पीछे सारे टैंक बढ़ने लगते हैं। जब पाकिस्तान में इंडियन टैंक दाखिल होंगे तो बिल्कुल यही सीन होगा जिसका डर अभी से पाकिस्तान में महसूस किया जा सकता है। अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को देखें तो वो तो एक दूसरे के ऊपर फिर ही वही बात कर रहे हैं कि हम तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हैं, फिर अटैक हो सकता है। भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हर दूसरे दिन यही स्टेटमेंट देते हैं कि भारत अटैक करने वाला है। अफगानिस्तान के बारे में कम बात करते हैं जहां से ऑलरेडी अटैक्स चल रहे हैं। ऐसे ही भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को लेकर एक जो बयान दागा था, तो उसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि भारत की जानब से पाकिस्तान के साथ मुमकिन किसी छेड़छाड़ या भारतीय पाकिस्तान के ऊपर हमले के जो खतरात हैं वो कतन इग्नोर नहीं किए जा सकते। भारत कहीं ना कहीं पसे पर्दा पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की ऐसी तैयारियां जो है इनमें मगन है और पाकिस्तान को भी इस चीज़ का अच्छी तरह से इदराक है कि भारत क्या कुछ कर सकता है और भारत क्या प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जंग की तैयारी सिर्फ इंडियन आर्मी कर रही है, पाकिस्तानी आर्मी भी युद्ध के लिए तैयारी कर रही है। पाकिस्तानी सेना में सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान सेना हाई अलर्ट पर है। भारतीय हुकूमत ने 216 तक एक्स कैलिबर टेक्निकल प्रोजेक्टाइल्स और जेवलिन सिस्टम के 100 यूनिट्स जो हैं वो खरीदने की दरख्वास्त की थी। भारत पहले ही अपने M777 हुटर्स गन में ये एक्स कैलिबर गोला बारूद जो है ये इस्तेमाल करता है और इस डील के तहत अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी महकमे दाखिला ने बुध को भारत को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और एक्स कैलिबर गाइडेड आर्टिलरी गोला बारूद की 9 करोड़ 30 लाख डॉलर मालियत की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। जो अमेरिका और भारत के दरमियान में दिफाई साजो सामान से मुतालिक एग्रीमेंट्स होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने तई अपनी हिफाजत के लिए, अपने दिफा के लिए मशक़ें करता हुआ नजर आ रहा है। इस खत्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। जैसा कि मैंने इब्तदा के अंदर कहा कि एक मशक़ें वहाँ पर होती हैं, एक मशक़ें यहाँ पर होती हैं। दोनों साइड के ऊपर एक टेंस माहौल है और भारत के अंदर आप ये कह सकते हैं कि बदअमनी के वाक़यात भी कुछ ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी बड़ी जंग का जो स्क्रिप्ट है वो भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आसिम मुनीर को साफ साफ नजर आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। उसको पता है इस बार सिर्फ मुरीदके पर मिसाइल नहीं बरसेगी, पीओके पर सिर्फ बम नहीं बरसेंगे, बल्कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुसेगी। पाकिस्तान के बॉर्डर को तोड़ देगी। जहां पर पाकिस्तानी सेना के ठिकाने हैं, जहां पर आतंकी अड्डे हैं, उस जमीन पर आकर जंग लड़ेगी। इस बार आतंक का खात्मा नहीं होगा, बल्कि आतंक की जमीन पर कब्जा होगा, तभी आतंक का सर्वनाश होगा। देखिए, हाफिज सईद को आप लोगों ने 31 इयर्स की केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। फॉर एग्जाम्पल आपने सजा दी है, ठीक है, किस बात पे? टेररिज्म पे। कहाँ की उसने टेररिज्म? क्या उसने टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर की है? अगर अंदर की है तो कहाँ की है? और अगर उसने भारत में की है तो मान जाइए ना कि ऐसा होता रहा। और वो अजमल कसाब कौन था? अजमल कसाब का तो घर तक दिखाया गया था कि पाकिस्तान में कहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं और वो पाकिस्तानी है। और इसी तरह से बाकी कई चीजों में भी सर पाकिस्तान का नाम आता रहा है। और कई जो यहाँ के जो सो कॉल्ड या यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन, वो कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती रही हैं।
ये आप सिर्फ पहलगाम पे जाकर फंस जाते हैं आप लोग बुरी तरीके से। उससे पहले का कुछ नहीं देख रहे हैं, उससे पहले क्या होता रहा है। तो उसके बाद वो टीआरएफ के टीएफआर के क्या वो है ग्रुप, उसने भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो उसको आप क्या कहेंगे सर? इसी वजह से यही आप लोगों का बिहेवियर है जिसकी वजह से हालात ठीक नहीं हो रहे। वो बेचारे आम फौजी जो हैं उनकी जाने जाती हैं, और ये जो बड़े बड़े स्केल पे बैठे हुए जो आपके फौजी हैं या जो आपके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वो अपने लूटमार मचा रखी है उन्होंने। कोई कनाडा में घर ले रहा है, तो कोई दुबई में घर ले रहा है, तो कोई कहाँ ले रहा है। और इसी तरीके से आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी यही हाल है, सब एक दूसरे को घसीटने में लगे हुए हैं। इमरान खान भी ऐसे ही थे और शहबाज शरीफ साहब भी ऐसे ही। लोग कहते थे शहबाज शरीफ साहब जो है वो फौज के या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के पिट्ठू है, तो भाई इमरान खान कौन थे? इमरान खान को भी तो यही लोग लाए थे। ये लोग अपने काम से काम रखें, सिक्योरिटी को देखें, साइड पर हो जाएं। भाई क्या मतलब, इन्होंने मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, और क्या चाहिए आपको? पाकिस्तान की नींव आतंक के साथ ही पड़ी थी। पाकिस्तान के ख्वाब को पूरा करने के लिए जिन्हों ने लाखों लोगों का खून बहाया था, आज पाकिस्तान में हर रोज खून बहता है, चाहे वो पाकिस्तानी सेना का हो या पाकिस्तानी जनता का। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या फिर ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डर सकता है, आतंकवाद को कुछ वक्त के लिए बंद कर रखता है, लेकिन पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। पाकिस्तान को सुधारना है तो फिर बॉर्डर पार करना होगा, पाकिस्तान के अंदर जाना होगा, पाकिस्तान के पाताल लोक को हमेशा के लिए बंद करना होगा। रूस यूक्रेन जंग में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को 168 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर ज़ेलेंस्की ने पीस प्लान में साइन कर दिए तो उन्हें भविष्य की सुरक्षा के लिए टॉमहॉक मिसाइल मिल सकती है। अगर ज़ेलेंस्की ने आनाकानी की तो ट्रंप हाथ खींच लेंगे। इस बीच ईयू ने नया पीस प्रपोजल भेजा है जो ट्रंप के प्लान से काफी अलग है। पुतिन ने इसे शांति वार्ता को डिरेल करने की साजिश बताया है। पुतिन ने इसी के साथ वार्निंग दे दी है कि अगर ज़ेलेंस्की ने पीस प्लान पर तय वक्त में साइन कर दिए तो ठीक, वरना रूस इस बार बहुत तगड़ी मार मारेगा। पुतिन डॉनबास से आगे ओडेसा तक कब्जा करेंगे, यूक्रेन का समंदर तक जाने का रास्ता बंद कर देंगे। ज़ेलेंस्की के पास अब क्या विकल्प है? रूस यूक्रेन जंग क्या नया मोड़ लेने वाली है? इस रिपोर्ट से आप खुद समझिए। सात दिन 168 घंटे 10,080 मिनट में ज़ेलेंस्की को बहुत बड़ा फैसला करना है। 3 दिन 72 घंटे 4,320 मिनट निकल चुके हैं। अब ज़ेलेंस्की के पास 4 दिन 96 घंटे और 5,760 मिनट का टाइम बचा है। यूक्रेन को रूस की बमबारी से बचाने के लिए ज़ेलेंस्की पीस प्लान पर साइन करने वाले हैं। अगर ज़ेलेंस्की ट्रंप का पीस प्लान मान लेते हैं तो पुतिन की मिसाइलें तबाही नहीं मचाएंगी। अगर ज़ेलेंस्की पीस प्लान पर साइन नहीं करते तो पुतिन की बम वर्षा और भयंकर हो जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप का पीस प्लान 20 तारीख को पेश किया गया। 27 नवंबर को इसकी डेडलाइन है। अब ज़ेलेंस्की को इस पर फाइनल डिसीजन लेना है। अमेरिका उन्हें सर्विलांस सुविधा नहीं देगा, उन्हें सैटेलाइट इमेज नहीं देगा। अमेरिका की मदद के बगैर ज़ेलेंस्की रूस जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। ट्रंप ने उन्हें वार्निंग भी दे दी है, पीस प्लान मानो या फिर अपने दिल से युद्ध लड़ो, अमेरिका से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। I would like to get the peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. We're trying to get it ended. One way or the other, we have to get it ended. So then he can continue to fight his little heart out. जो युद्ध 1369 दिन से चल रहा है, वो क्या 7 दिन में खत्म हो सकता है? रूस ने इस दौरान करीब 12,000 से ज्यादा मिसाइलें मारी। यूक्रेन में एक नहीं कई गाजा बना दिए, शहर के शहर खंडहर कर दिए।
रूस ने करीब 1,70,00,000 गोले दागकर यूक्रेन में तबाही मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने करीब 27,000 गोले रोज दागकर पूर्वी यूक्रेन को तहस नहस कर दिया। युद्ध में रूस ने डेली करीब 5,000 ग्लाइड बम दागे, जिन्होंने हजारों मकानों और फैक्ट्रियों को भस्म कर दिया। यूक्रेन ने भी डेली करीब 3,000 गोले दागे। रूस से बदला लेने के लिए फ्लेमिंगो जैसी मिसाइलों को अपडेट किया। युद्ध से पहले यूक्रेन पर कर्ज 98 अरब डॉलर था। युद्ध के बाद कर्ज बढ़कर 181 अरब डॉलर हो गया है। मतलब रूस से लड़ने के लिए ज़ेलेंस्की ने 83 अरब डॉलर का कर्ज लिया। इसमें 74% कर्ज अमेरिका और EU देशों का है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि 7 दिन में पीस प्लान पर साइन कर दो, वरना फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर इस पीस प्लान को रिजेक्ट किया तो भविष्य में और दुर्गति होगी। इससे भी बुरा समझौता करना पड़ेगा। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को इस्तेमाल कर कचरे की तरह युद्ध के मैदान से बाहर फेंक दिया है। उनके EU पार्टनर जो ज़ेलेंस्की को चने की झाड़ पर चढ़ाए हुए थे और रूस को हराने का दिवा स्वप्न दिखा रहे थे, वो भी अब दूर खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। अब इन पार्टनर्स ने नया पांसा फेंका है पीस प्लान में कुछ बदलाव कराने का, ताकि ज़ेलेंस्की को भी सम्मान पूर्वक बच निकलने का रास्ता मिल जाए। मगर सच्चाई यही है कि ट्रंप जो चाहेंगे वही होगा। EU पार्टनर भी ज़ेलेंस्की की ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की हालत न घर के न घाट के वाली कर दी है। आने वाले दिनों में युद्ध समाप्त करने के लिए आवश्यक कदमों पर साझेदारी के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। मैंने यूक्रेन प्रतिनिधिमंडल की संरचना के एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं और सभी प्रासंगिक निर्देशों को मंजूरी दे दी है। हमारे प्रतिनिधि जानते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा कैसे की जाए और रूस को यूक्रेन पर तीसरा आक्रमण करने से रोकने के लिए क्या आवश्यक है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जब पीस प्लान बना तो ज़ेलेंस्की को पूछा तक नहीं गया। अमेरिका और रूस की सीक्रेट मीटिंग हुई और 28 पॉइंट का पीस प्लान तय हुआ। यह सीक्रेट मीटिंग अक्टूबर में हुई, जिसकी भनक अमेरिकी विदेश मंत्रालय और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तक को नहीं है। ट्रंप ने इसके लिए आधिकारिक मंजूरी भी नहीं ली। ट्रंप ने पीस प्लान बनाते वक्त EU के नेताओं को भी अंधेरे में रखा। ज़ेलेंस्की को सीधे आदेश दे दिया, युद्ध खत्म करना है तो इस पर साइन कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम शांति चाहते हैं। ऐसा होना चाहिए था। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। रूस के साथ यूक्रेन युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये कभी नहीं होता। हम इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी तरह हमें इसे खत्म करना ही होगा। ट्रंप का पीस प्लान क्या है जो ज़ेलेंस्की के गले की हड्डी बन गया है, जिसे ना वो उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। यूक्रेन को अपना 20% हिस्सा रूस को सौंपना होगा। पूरा डॉनबास पुतिन के हवाले करना होगा। यूक्रेन को अपनी सेना घटानी होगी। सिर्फ 6 लाख जवान रहेंगे। क्रीमिया रूस का हिस्सा माना जाएगा। ज़पोरिज़िया और खेरसोन में वही फ्रीज लाइन बनेगी जहां अभी रूसी सेनाएं युद्ध के मोर्चे पर डटी हुई हैं। डॉनबास में नो मिलिट्री जोन होगा। यूक्रेनी सेनाओं को यहां से वापस जाना होगा। रूसी सेनाएं भी नहीं रहेंगी। यूक्रेन लंबी दूरी के हथियार न बनाएगा न खरीदेगा। हथियारों का मॉडर्नाइजेशन नहीं करेगा। नाटो में यूक्रेन की एंट्री नहीं होगी। नाटो सेनाएं यूक्रेन में नहीं आएंगी। अमेरिका यूक्रेन को नाटो जैसी सिक्योरिटी देगा। रूस पर लगे प्रतिबंध हट जाएंगे। बदले में यूरोप में जब्त 2000 करोड़ के रूसी प्रॉपर्टी और फंड डिफ्रीज होंगे। इसका कुछ हिस्सा यूक्रेन के विकास में खर्च होगा। अब ज़ेलेंस्की के सामने इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। अगर मानते हैं तो यूक्रेन के लोग ही उन्हें गद्दार और कायर ना जाने क्या क्या कहेंगे। अगर नहीं मानते तो पुतिन इतना मारेंगे कि EU देश भी नहीं बचा पाएंगे। अगर कीव राष्ट्रपति ट्रंप के पीस प्लान पर चर्चा नहीं करना चाहते, ऐसा करने से इनकार करते हैं, तो उन्हें और यूरोपीय युद्ध प्रेमियों को ये समझना होगा कि कुपियांस्क में जो घटनाएं घटी वे अनिवार्य रूप से मोर्चे के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भी दोहराई जाएंगी। शायद उतनी जल्दी नहीं जितनी हम चाहेंगे, लेकिन ये निश्चित तौर पर फिर होगा। पुतिन बार बार ज़ेलेंस्की को क्यों प्रोक्रोवस की याद दिलाकर डरा रहे हैं। प्रोक्रोवस पूर्वी यूक्रेन के डोनबास का सबसे बड़ा शहर है, जहां अब रूसी कब्जा हो चुका है। इस शहर के आसपास रूस के सैनिकों ने घेरा बनाकर यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को घेर लिया था। जिन यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया उनकी जान रूस ने बख्श दी। जिन्होंने सरेंडर नहीं किया वो बेमौत मारे गए।
पूरे शहर को रूसी सैनिकों ने तोपखाने और ड्रोन हमलों से तहस नहस कर दिया था। ग्लाइड बमों की मार से ज़ेलेंस्की का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब गाजा से भी बदतर दिखने लगा था। पुतिन अभी सिर्फ डोनबास में मानने को तैयार हैं, मतलब लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत पुतिन को सौंपकर ज़ेलेंस्की जान बचा सकते हैं। अगर नहीं माने तो ज़पोरिज़िया, खेरसोन, सुमी और निप्रोपेट्रोवस्क से भी हाथ धोना पड़ेगा। रूस की नजर ओडेसा पोर्ट सिटी पर भी है। अगर रूस ने ओडेसा पर कब्जा कर लिया तो यूक्रेन का बड़ा हिस्सा लैंडलॉक हो जाएगा। समुद्री रास्ते से यूक्रेन व्यापार नहीं कर पाएगा। पुतिन ने अब खोलकर कह दिया है कि रूस यही चाहता है। अगर ट्रंप का पीस प्लान ज़ेलेंस्की मान लेते हैं तो रूस रुक जाएगा, वरना पुतिन का इरादा पूरा यूक्रेन कब्जाने का है। कुल मिला के ये सिचुएशन हमें सूट करती है, क्योंकि विशेष सैन्य अभियान के उद्देश्यों को सैन्य साधनों से सशस्त्र युद्ध के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, हम शांति वार्ता के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों के समाधान के लिए भी तैयार हैं। हालांकि इसके लिए स्वाभाविक रूप से प्रस्तावित योजना के सभी विवरणों पर गहन चर्चा की आवश्यकता है। हम इसके लिए तैयार हैं। पीस डील सामने आने के बाद ये मॉस्को में पुतिन का काफिला है। दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव में लोग ज़ेलेंस्की को घेर रहे हैं। ये तस्वीरें ज़ेलेंस्की के होम टाउन क्रिवोय रॉग की हैं, जहां लोग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपस में मारामारी कर रहे हैं। पुतिन ने यहां ऐसा कर दिया है कि लोगों को बिजली और पानी नसीब नहीं हो रही है। ऐसा ही हाल आधे से ज्यादा यूक्रेन में है। इसका बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की ने अब मॉस्को के बिल्कुल पास शतूरा थर्मल पावर प्लांट पर बड़ा हमला कराया है। शतूरा प्लांट रूस के बड़े बिजली संयंत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ 1.5 गीगावाट बिजली पैदा होती है। गैस से चलने वाले प्लांट पर यूक्रेन के हमले के बाद आग की लपटें उठ रही हैं। मॉस्को का आसमान आग के शोलों से लाल दिखाई दे रहा है। पीस डील में जाने से पहले ऐसे हमले कराकर ज़ेलेंस्की अपनी खींच मिटा रहे हैं, क्योंकि पीस डील के बाद 100 दिन में उन्हें चुनाव कराने हैं। अगर वो पीस डील साइन करते हैं तो उनकी वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल दिख रहा है। यूक्रेनी उनसे सवाल पूछेंगे कि 20% जमीन रूस को देनी ही थी, तो फिर युद्ध कर लाखों लोगों को मुसीबत में क्यों डाला? उन्हें भिखारी क्यों बना दिया? यहाँ कोई पीस प्लान नहीं बन सकता। मेरे देश में चोरी का बोलबाला है। हमारे राष्ट्रपति कई मामलों में लिप्त हैं। हमें लगातार धोखा दिया जा रहा है। पेंशन के कारण हम कंगाल हो गए हैं। 70 साल की उम्र में मुझे रोटी का जुगाड़ करने के लिए काम पर जाना पड़ता है। दूध और किराए का तो कहना ही क्या। मुझे अपने बच्चों और नाती पोतों के लिए बहुत दुख होता है। अमेरिकी हम पर अपना नज़रिया थोप रहे हैं। हमें अपने इलाके छोड़ने होंगे। हमें सब कुछ गंवाना होगा। ये क्या योजना है? ये कौन सी योजना है? Мы должны отдать свои территории, мы должны лишиться всего абсолютно. Ну какой план? यूक्रेन के लोगों को अब ना तो ज़ेलेंस्की पर भरोसा रह गया है, ना ही ट्रंप के पीस प्लान से कोई खुश है। ये पीस प्लान तो पुतिन की जीत है। यूक्रेन की ऐसी हार है जिसके जख्म कभी नहीं भरेंगे। उन्हें ये भी आशंका है कि रूस भले ही कुछ साल के लिए थम जाए, लेकिन वो यूक्रेन पर कब्जे के लिए बड़े हमले करने से नहीं चूकेगा। यूक्रेन के लोग पीस प्लान को लेकर गुस्से में हैं। यहाँ इंटरनेशनल क्राइम हुआ है। ये हमारे लिए बहुत दुखद दिन है। ये वो दिन है जब हम उन यूक्रेनियों की स्मृति को नमन करते हैं जिनकी अवैध रूप से हत्या कर दी गई थी। आज हम कैसा महसूस कर रहे हैं? आज यूक्रेनी भारी दबाव में है, अन्यायपूर्ण दबाव में। एक बार फिर हमें ऐसा लग रहा है कि हम अस्तित्व के कगार पे हैं, जहां यूक्रेनी लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। रूस के खिलाफ युद्ध में अब तक यूक्रेन के करीब 1 लाख सैनिक मारे गए हैं। हजारों यूक्रेनी जवान घायल हैं। आम लोग बड़ी संख्या में मारे गए हैं। सैकड़ों गांव तबाह हो गए हैं। कारोबार, इंडस्ट्री ज्यादातर रूसी हमलों में बर्बाद हो गया है। यूक्रेनी इस पीस प्लान को बहुत बड़ा धोखा मान रहे हैं। ज़ेलेंस्की अगर इन शर्तों पर पीस प्लान पर साइन करते हैं तो यूक्रेन की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 1917 से 1921 में यूक्रेन की आज़ादी के लिए हुए युद्ध में हजारों यूक्रेनवासी मारे गए, लेकिन उसके बाद हुई काल्पनिक शांति के बाद रूस ने लाखों यूक्रेनवासियों को मार डाला। हमें याद रखना चाहिए कि रूस की शर्तों पर शांति की कीमत हमें युद्ध की कीमत से भी ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। ज़ेलेंस्की के पास चॉइस नहीं बची। ज़ेलेंस्की ने पीस डील फाइनल करने की जिम्मेदारी आंद्रे यरमाक को सौंप दी है। इस पर भी ज़ेलेंस्की अपने देश में ही घिर गए, क्योंकि आंद्रे यरमाक वही शख्स हैं जिन पर यूक्रेन की जांच एजेंसी FBI और नाबू ने $100 मिलियन की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
10 दिन पहले जो ज़ेलेंस्की युद्ध में रूस को हराने का दम भरते हुए नहीं थकते थे, अब सच्चा, शांति और सुरक्षा की फरियाद कर रहे हैं, न्याय की गारंटी मांग रहे हैं। अब ये किसी एक दस्तावेज के विशिष्ट बिंदुओं से कहीं बढ़कर है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि यूरोप या दुनिया में कहीं भी ये सिद्धांत लागू ना हो कि लोगों और मानवता, राज्यों और लोगों के खिलाफ अपराधों के लिए कोई इनाम या माफी हो। सच्ची शांति हमेशा सुरक्षा और न्याय की गारंटी पर आधारित होती है। ये भावना सिर्फ मेरी नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये हमारे लाखों लोगों और दुनिया के ज्यादातर लोगों की है। ट्रंप के पीस प्लान से झटका सिर्फ ज़ेलेंस्की को नहीं लगा है, ईयू को भी 440 वोल्ट का करंट लगा है। अब ईयू के नेता फिर से ट्रंप पर दबाव बनाकर पीस प्लान को रद्दी की टोकरी में डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं युद्ध चलता रहे, रूस वहीं फंसा रहे। इसके लिए ईयू के नेता दोनों हाथ से ज़ेलेंस्की को मदद देने का वादा भी कर रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध यूरोप के अस्तित्व के लिए एक खतरा है। हम सभी चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो, लेकिन ये कैसे समाप्त होता है ये मायने रखता है। रूस की आक्रामकता को पुरस्कृत करने से यूक्रेन, यूरोप या हिंद प्रशांत सुरक्षित नहीं होंगे। रूस को उस देश से किसी भी तरह की रियायत पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिस पर उसने आक्रमण किया है। अंततः किसी भी समझौते की शर्तें यूक्रेन को ही तय करनी चाहिए। यूरोपीय संघ की 2 सूत्री योजना है, यूक्रेन का समर्थन करें और रूस पर दबाव डालें। यूरोपीय संघ यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए रिकॉर्ड स्तर की सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे। फिलहाल गेंद ज़ेलेंस्की के पाले में है, ट्रंप अटैकिंग मोड में है। ऐसे में रेफरी ट्रंप का फैसला आखिरी होगा। ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ जा सकती है।